हेलो बच्चों, इससे पहले जो हमने 3 वीडियो बनाए उसमें गाउस के नियम को समझकर गाउस के नियम की उत्पत्ति करी और उत्पत्ति समझ के हमने इसके अनुप्रयोग देखने प्रारंभ किए हैं। तो प्रथम अनुप्रयोग में हमने अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, कितनी होती है, दिशा क्या होती है, इन सब की हमने चर्चा करी। गाउस के नियम के अनुप्रयोग की इसी कड़ी में आज हम इसका दूसरा अनुप्रयोग सीखेंगे, जो कि है अनंत यानी अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत। अब की अचालक परत है जिसका मतलब कि आवेश पृष्ठ पर वितरित है, यानी पृष्ठीय आवेश वितरण की इसमें स्थिति है और इसलिए यहाँ हम पृष्ठीय आवेश घनत्व का उपयोग करेंगे। तो जो इससे पहले वाला अनुप्रयोग था उसमें हमने रैखिक आवेश वितरण और घनत्व का उपयोग किया था। चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि कोई एक ये आवेशित परत है। बच्चों, ये एक आवेशित परत का विचाराधीन भाग है जिसपे हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये अपरिमित है यानी अनंत रूप से लंबाई और चौड़ाई की है। इसी तरह से इधर भी अनंत है यूं, और एक समान रूप से ये आवेशित है। बच्चों, इस तरह से ये आवेशित है। इसके हर बिंदु पर आवेश का वितरण है। जहां जहां दिखा रहे हैं वहां है और जहां नहीं दिख पा रहा है वहां भी इसका आवेश का वितरण है। इस तरह से एक समान रूप से आवेश वितरित है। अपरिमित परत है, इसलिए इस पे कितना आवेश है उससे हमें ज्यादा आवश्यकता उसकी नहीं होगी, बल्कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है। तो मैं मान लेता हूं कि जो हमारा ये है विचाराधीन भाग, मैं इसको नाम दे दूं ABCD, और इस संपूर्ण परत पे जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। तो मैं लिखूं माना ABCD अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत का एक विचाराधीन भाग है। विचाराधीन बच्चों भाग है। माना परत का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, और हम जानते हैं कि सिग्मा क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश। यदि हम किसी क्षेत्रफल ds की यहाँ कल्पना करें, अल्पांश क्षेत्रफल की, और उस पर dq आवेश हो, तो जो है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान dq/ds होगा, जिसे हम सिग्मा या पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। बच्चों, इस परत के कारण हमें किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वो बिंदु P कहाँ है, तो मान लेते हैं वो बिंदु P इस परत से r लंबवत दूरी पर स्थित है। आप 1 मिनट के लिए इसकी कल्पना करें कि ये एक अनंत विस्तारित परत है जिसका ये एक विचाराधीन भाग है। ये परत हमारे कागज के तल के लंबवत रखी है, हमने इस तरह से दर्शाई है, क्योंकि इस तरह से दर्शा देंगे तो बिंदु P जो है यहाँ दिखाना पड़ेगा हवा में, जो हम दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए परत के जो कागज का तल है उस तल के लंबवत हमने परत ली है और उसको इस तरह के चित्र में दिखाया गया है। अगर यहाँ ऐसे परत रखें और इसकी लाइट डालें तो यहाँ जो छाया बनेगी वो कुछ इसी तरह की होगी। तो इससे लंबवत दूरी r पर बिंदु P है यहाँ नोक पर, और उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये मान लेता हूं एक r दूरी पर बिंदु P है।
इस बिंदु पे हमें तीव्रता ज्ञात करनी है और ये बिंदु O है। बच्चों हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है और तथा तीव्रता एक सदिश भौतिक राशि है। तीव्रता एक सदिश भौतिक राशि है। अतः हम दिशा, इसकी दिशा व परिमाण दोनों पर अलग अलग विचार करेंगे। परिमाण पर विचार करेंगे। तो पहले विचार करते हैं हम इसकी दिशा पर। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा दिशा, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिशा कैसे होगी? इससे पिछला जो वीडियो हमने रैखिक आवेश वितरण के लिए लिया था, उसमें दिशा ज्ञात करने के लिए हमने सममित अल्पांश लिए और सममित दो अल्पांश लेकर फिर तीव्रता निकाल के और तीव्रता की दिशा ज्ञात करके और उसी कंसेप्ट को आगे चला के समझा था। आज भी हम यही करने वाले हैं। तो इस बिंदु O से सममित दो अल्पांश में लेता हूं। क्या मतलब है सममित अल्पांश का? तो सममित अल्पांश का तात्पर्य रहेगा बच्चों समान दूरी पर, जो बिल्कुल समान दूरी L मान लूं, इस दूरी पर दोनों ये दूरियां समान ले रहा हूं। इस समान दूरी पर दो अल्पांशों की मैं कल्पना कर रहा हूं। दूरी भी समान है और अल्पांश जो लिए हैं मैंने वो भी बच्चों समान है। इस तरह से अल्पांश लिए और इन अल्पांशों के नाम मैं A1 और A2 रख देता हूं। अब A1 के कारण तीव्रता और A2 के कारण तीव्रता, दोनों के कारण हम देखेंगे। और ये कल बात सीखी है हमने कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता त्रिज्यीय होती है, यानी उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। और इसलिए A1 अल्पांश के कारण बिंदु P पर तीव्रता इस तरह से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, यूं होगी ये तीव्रता। अब इस तीव्रता को अल्पांश है तो इस तीव्रता को मैं नाम DE दे देता हूं। बच्चों इसी तरह से A2 अल्पांश की बात करूं तो A2 अल्पांश के कारण भी जो तीव्रता प्राप्त होगी वो तीव्रता इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी और इस तीव्रता को भी हम नाम DE ही दे रहे हैं, क्योंकि दोनों अल्पांश समान दूरी पर और समान है, इसलिए आवेश भी इनके समान होंगे। तो तीव्रता की दिशाएं, जो तीव्रता होगी वो समान ही होगी। बच्चों A1 के कारण तीव्रता P पर है, वो A1 से P दिशा के अनुदिश है और A2 के कारण तीव्रता A2 से P दिशा के अनुदिश है। ये दोनों तीव्रताएं जो दोनों अल्पांशों के कारण हम विचार कर रहे हैं, हम इन दोनों तीव्रताओं का सदिश योग प्राप्त करेंगे और सदिश योग प्राप्त करने के लिए हम इन दोनों को दो लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। लंबवत घटकों में वियोजित करना हमने सीख लिया है। कक्षा 11 में ही हम ये बात सीख गए थे कि जो घटक थीटा से जुड़ता हुआ होगा वो कॉस थीटा आता है, आप त्रिकोणमिति लगा के पुनः देख सकते हैं, और दूसरा घटक साइन थीटा प्राप्त होता है। तो मैं अगर इस घटक की और इस घटक की तुलना वियोजन करूं तो सबसे पहले मुझे देखना होगा ये कोण कितना है। तो इस कोण को मैं यहाँ थीटा मान लेता हूं और बच्चों इस कोण को भी मैं यहाँ, चलिए थीटा से नाम बदल देता हूं मैं इसको, क्योंकि थीटा आगे लेंगे तो इस कोण को मैं अल्फा मान लेता हूं। ठीक है, क्योंकि आगे एक और लेना पड़ेगा कोण, जब E डॉट ds हटाएंगे तब भी थीटा लेना पड़ेगा, तो सेम हो जाएगा। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेम नहीं रख रहे। तो बच्चों इसको दो घटकों में बांटूं तो एक घटक आएगा इस दिशा में और एक घटक प्राप्त होगा हमें इस दिशा में। ये कोण अल्फा है, इसलिए ये कोण भी आपको अल्फा ही मिलेगा। और इस कोण से लगती भुजा जो घटक होगा वो कॉस होगा, तो दैट इज DE कॉस अल्फा। और इसी तरह से इसको दो घटकों में बांटेंगे तो एक घटक OP के अनुदिश और एक घटक OP के लंबवत दिशा में प्राप्त होगा। तो ये घटक पुनः इसका, ये कोण अल्फा है तो ये कोण अल्फा है, तो इसका ये घटक साइन बनेगा, कॉस बनेगा, तो ये हो गया DE कॉस अल्फा, और ये वाला घटक बनेगा DE
साइन अल्फा। इसी तरह से इस तीव्रता का ये घटक भी DE साइन अल्फा प्राप्त होगा। तो हमने दो अल्पांश लेकर दोनों की तीव्रताओं पर विचार किया, दिशा पर विचार किया। तो इनकी दिशाओं को दो दिशाओं पर विचार करते समय जब हमने इन तीव्रताओं को दो घटकों में बांटा तो हमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों अल्पांशों के कारण P पर तीव्रताओं के OP के लंबवत घटक समान व परस्पर विपरीत दिशा में हैं और इसलिए दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। परंतु OP के अनुदिश घटक दोनों ही एक दिशा में हैं और इसलिए ये घटक जुड़ जाएंगे। तो यहाँ परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि इन दोनों अल्पांशों के कारण P पर तीव्रता सदैव OP के अनुदिश या इस अचालक परत के अनुदिश होगी, अचालक परत के लंबवत होगी। परत यूं है, ये P बिंदु है तो ये OP के अनुदिश ही मिल रही है, लेकिन ये OP के अनुदिश है तो ये पृष्ठ के लंबवत है, इसलिए इस दिशा में मिलेगी। इसी तरह से हम संपूर्ण चालक परत को दो सममित अल्पांशों में बांटकर विचार करते जाएं। इसी तरह से यहाँ और दूसरे अल्पांश लें, हम कहीं भी लें, दो अल्पांश लें, सममित लें, समान दूरी पर लें और फिर यही प्रक्रिया वापस दोहराएं तो हम समझेंगे कि पुनः जो तीव्रता है वो पृष्ठ के लंबवत प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संपूर्ण अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण तीव्रता पृष्ठ के लंबवत प्राप्त होती है। तो ये पहला पॉइंट है, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। दो अल्पांश बिंदु O से सममित, बिंदु O से सममित दो अल्पांश A1 व A2 पर विचार करें तो तीव्रता A1P व A2P दिशा में दैट इज DE होगी। आप पुस्तक में देख ले, डिटेल में है, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, समय कम लगे इसलिए। होगी जिसे जिन्हें दो लंबवत घटकों में वियोजित करने पर OP के लंबवत घटक समान व परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त होंगे, परंतु OP के अनुदिश घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। स्पष्ट है, दोनों अल्पांशों के कारण परिणामी तीव्रता OP के अनुदिश प्राप्त होगी, तो यहां अभी मैंने जो लिखा है वो केवल इन दोनों अल्पांशों के लिए लिखा है। इसके आगे क्या लिखना है वो मैं बोल रहा हूं, एक बार बोल चुका हूं, फिर से बोल देता हूं, आप लिख लेंगे कि इसी प्रकार संपूर्ण परत को दो सममित अल्पांशों में विभाजित करके विचार करें तो हम ये पाएंगे कि सभी सममित अल्पांशों के OP के लंबवत घटक परस्पर निरस्त हो जाते हैं तथा OP के अनुदिश घटक जुड़ जाते हैं। इस प्रकार अपरिमित अचालक आवेशित परत के कारण जो परिणामी तीव्रता है वो OP के अनुदिश या इस परत के लंबवत होती है। तो फाइनली आपने बता दिया कि जो तीव्रता है वो OP के अनुदिश प्राप्त होती है। तो ये इस टॉपिक का यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उसका पहला पॉइंट है दिशा, जिस पर हमने विचार कर लिया।
अब अगली बारी आएगी परिमाण पर विचार करने की। आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। बच्चों, अब हमें इसके परिमाण पर विचार करना है और परत यही रख लूं मैं। तो बच्चों, अब हमें अल्पांशों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। परत वही है, ये परत, और हमें इस P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी थी। बिंदु P जहां लिया है वहीं रखें तो भी कोई बात नहीं, और दूसरी जगह कर दें तो भी कोई बात नहीं। यहां हमें गाउस के नियम का अनुप्रयोग करना है, और गाउस का नियम आप जानते हैं क्या है। फाई बराबर समाकलन E डॉट ds एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो सबसे पहली बात आएगी कि हम यहाँ गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करें, और गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करें तो किस प्रकार का होना चाहिए गाउसीय पृष्ठ। तो पहले आपने देखा सममित होना चाहिए, सममित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि थीटा का मान 0 या 90 या 180 होना चाहिए। और तीसरी स्थिति आपने सीखी थी कि बिंदु P पृष्ठ पर स्थित होना चाहिए, किसी एक पृष्ठ पर। बिंदु P किसी एक पृष्ठ पर होना चाहिए, किसी एक पृष्ठ पर हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम किस प्रकार के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब जो पिछली बार किया था हमने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, इस तरह से एकदम तल के लंबवत तल के जो कागज का तल है उसके तल में ही लिया था, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं होगी, क्योंकि वैसा लेने पर सममित नहीं रहेगा। हालांकि गाउस का नियम पृष्ठ की आकृति आकार पर निर्भर नहीं करता, परंतु फिर भी पॉइंट क्या है कि पॉइंट ये है कि हमारी जो गणितीय कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है, और इसलिए हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार करेंगे। देखिए आप, इस तरह से। अब आप बताइए क्या स्थिति है, कैसा है गाउसीय पृष्ठ। है तो बेलनाकारी, ये लंबवत दूरी r है, तो आप देख लें कि इधर भी दूरी r है। मैंने ऐसा गाउसीय पृष्ठ लिया है जो हमारा अपरिमित आवेशित परत है उसको पार करके अंदर की ओर इस तरह से है, बिल्कुल इस तरह से, जिसमें बिंदु P हमारा ये है, दूरी r ये है, लेकिन इतनी ही दूरी पर इधर भी है ताकि ये सममित हो सके। और ये परत है अगर हमारी, और इसके अंदर से मैंने कल्पना करी है यहाँ से अंदर डालने की इस तरह से, तो आप देखें कि इस गाउसीय पृष्ठ में आवेश कितना है। तो गाउसीय पृष्ठ में यहाँ पर जो इस पृष्ठ में आवेश था वो आवेश गाउसीय पृष्ठ के अंदर माना जाएगा, क्योंकि हम जब गाउस का नियम लगाएंगे तो पहला ही प्रश्न ये आएगा कि गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश कितना। तो जब हम गाउसीय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार से करेंगे तो इसके अंदर अंदर का जो आवेश है वो गाउसीय पृष्ठ के अंदर है। तो यहाँ पर यहाँ से होके ये पार जा रहा है, और इसलिए इस भाग में जितना आवेश है वही आवेश गाउसीय पृष्ठ में है। बच्चों लिखते हैं परिमाण ज्ञात करने के लिए कि सर्वप्रथम हम 2r लंबाई व s अनुप्रस्थ काट के
बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार करते हैं कि क्या लिखा जाए। बात तो यह है कि आधा इधर है आधा इधर है, ये कैसे पता चलेगा। तो मैं कह दूं कि इसके एक पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है, तो ऐसा कह दूंगा। तो एक पृष्ठ पे है तो ये तो R लंबाई हुई, तो R लंबाई इधर और है, तो इसके पृष्ठों के मैं नाम दे दूं, S1 दे दूं, S2 दूं, इस पृष्ठ को S2 और इस वक्रीय पृष्ठ को हम नाम S3 दे रहे हैं। अब ये कल भी हमने चर्चा करी थी बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में कि ये पृष्ठ S1 होगा और एक दूसरा ये वृत्तीय पृष्ठ, ये भी वृत्तीय पृष्ठ, तो इसको S1 और इसको S2 माना है। और ये वक्रीय पृष्ठ है। हम जानते हैं बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, तो इस पृष्ठ पे मैंने बिंदु P को माना है। तो बच्चों यहां लिख दूं मैं, इस प्रकार करते हैं कि किसी एक पृष्ठ S1 पर बिंदु P स्थित है, अब गाउस के नियम का अनुप्रयोग करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कितना आवेश है। तो हमने इसका जो अनुप्रस्थ काट है वो स्मॉल s या कैपिटल S, ये S लिया है, और हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। तो S क्षेत्रफल पर कितना होगा, तो गुणा कर देंगे सिग्मा इंटू S। तो लिखे हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, अतः S अनुप्रस्थ काट में उपस्थित कुल आवेश या गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश कितना आएगा, सिग्मा Q बराबर सिग्मा इंटू S। क्यों? क्योंकि सिग्मा मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व है, यानी एकांक क्षेत्रफल में इतना आवेश है। तो S क्षेत्रफल में कितना है, तो सिग्मा इंटू S। अब यहाँ हम जो S है यानी ये क्षेत्रफल है जो इसके बराबर है, यानी वृत्तीय क्षेत्रफल है, और इसका जो वैल्यू होगी वो क्षेत्रफल की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होती है। तो R तो हमने यहाँ मान लिया, तो इसकी कोई हम और त्रिज्या मान लें, कैपिटल R मान लें, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर होगा। हम पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार जब हमने वक्रीय क्षेत्रफल निकाला था तो वहां पूरा फॉर्मूला लिखा था 2 पाई RH। आप देखेंगे आगे कट जाएगा, तो मैं लिखूं अतः गाउस के नियम से फाई बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये बन गया फाई बराबर सिग्मा Q को हम लिख रहे हैं सिग्मा इंटू S बाई एप्सिलॉन 0 से समीकरण नंबर 1। अब हमने इसका तो प्रयोग कर लिया, इसका अब बारी आएगी इसकी, इस फॉर्मूले की। तो मैं लिखूं हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है। मैं फ्लक्स पर दूसरी तरह से विचार कर रहा हूं, एक यहां से गाउस के नियम से किया, एक ये लगा रहा हूं। तो सिग्मा समाकलन E डॉट ds ये हम जानते हैं। और फ्लक्स ये कैसे आया था, इस पर विचार करें, पहला ही टॉपिक यही था। अब ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए है, लेकिन अगर हम यहां पर डॉट हटाएंगे तो थीटा आएगा, और 3 पृष्ठ हैं इसके, तो तीनों के लिए अलग अलग थीटा होगा, इसलिए इस समाकलन को हम 3 भागों में बांट देते हैं। तो मैं लिखूंगा या फाई बराबर फॉर S1 E डॉट ds प्लस फॉर S2 E डॉट ds एंड प्लस S3 E डॉट ds। अब आप देखें कि डॉट हटेगा तो cos थीटा आएगा, तो यहां पर थीटा क्या होगा फॉर S1
तो ये S1 जो पृष्ठ है, वृत्तीय पृष्ठ है, इसकी दिशा क्या होगी, इसके पृष्ठ के लंबवत, यानी ये दिशा है S1 की, इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी। और तीव्रता की दिशा क्या है, यही है तीव्रता की दिशा, और इसलिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो 0 डिग्री का बन रहा है। और इसी तरह से पृष्ठ S2 पर विचार करें, इस पृष्ठ पर, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दिशा है, S2 की दिशा ये है और तीव्रता की दिशा उधर है, तो यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। फॉर पृष्ठ S3, तो S3 पृष्ठ जो वक्रीय पृष्ठ है उसकी दिशा लंबवत है, इस तरह से आप कहीं भी ले सकते हैं। इस पर पृष्ठ की दिशा ये है, इधर आओ तो ये है, इधर आओ तो ये है, पीछे जाओ तो ये है, लेकिन तीव्रता की दिशा फिक्स यही है, इसलिए एंगल जो है थीटा वो हमेशा 90 डिग्री ही होगा। तीव्रता की दिशा ये है और इसलिए यहाँ पर कोण 90 डिग्री बनेगा। तो बच्चों मैं लिख दूं यहाँ पृष्ठ S1 के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री, पृष्ठ S2 के लिए थीटा बराबर 180 डिग्री, और पृष्ठ S3 के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री। बच्चों अब यहाँ पर ये जो स्थिति है, ये स्थिति इस प्रकार है, आप फिर से इसको समझें कि पृष्ठ पर तीव्रता इस दिशा में है, और चूंकि हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं इस पृष्ठ पे, तो तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत इधर है और क्षेत्रफल की दिशा भी इधर ही है, क्योंकि हमने जो वृत्तीय पृष्ठ लिया है वो इस तरफ लिया है। अब आ जाए हम अगर इस भाग की विचार करें, तो इस भाग पर जो क्षेत्रफल की दिशा है वो इधर है, और इस भाग पर तीव्रता की दिशा देखें तो क्या होगा, तो तीव्रता की दिशा इस भाग पर इसी ओर मानी जाएगी, और इसलिए यहाँ आप एंगल 0 डिग्री ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थीटा का मान जो है S2 के लिए 0 डिग्री ही लिख लेता हूँ, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। अब ये मान मैं यहाँ रख दूं तो ये बनेगा, अतः फाई बराबर S1 E ds डॉट हटा दिया मैंने, और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं, प्लस फॉर S2 E डॉट हटेगा ds, तो फिर cos थीटा आएगा, फिर cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड फॉर S3 E ds, अब देखें डॉट हटेगा तो cos थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू 90 है, थीटा की वैल्यू 90 है और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमने 0 रख दिया, एक लाइन बचा ली, अदरवाइज एक लाइन लिख के फिर लिखते, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो तीव्रता है वो समान है, इस पृष्ठ पर इस समाकलन पे हम विचार कर रहे हैं, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता यहाँ समान है, और इसलिए ये तीव्रता समाकलन से बाहर आ जाएगी, तो तीव्रता बाहर आई तो बन गया S1 ds, प्लस इसी तरह से यहाँ तीव्रता समान है, बाहर आ गई S2 ds। अब समाकलन ds क्या, तो बच्चों यहाँ समाकलन ds जो है इस पर विचार करो। समाकलन ds का मतलब क्या है, इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं, वृत्तीय पृष्ठ की, इस पृष्ठ की। बच्चों एक कॉपी ले लूं मैं और उससे आपको समझाने की कोशिश करूं। तो ये वृत्तीय पृष्ठ है, इस वृत्तीय पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल तो हमें पता है, वृत्तीय है पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन हमने यहाँ पर अनुप्रस्थ काट जो है कैपिटल S माना है, पूरा क्षेत्रफल ही हमने कैपिटल S माना है। अब समाकलन डेल S का मतलब क्या है तो उसको समझते हैं, तो इसके हम छोटे छोटे अल्पांश करेंगे और उन अल्पांशों का फिर योग करेंगे, ये कह रहा है। पहले उसको अल्पांशों में विभाजित करो और फिर उसका समाकलन यानी योग करो, तो क्या प्राप्त होगा, ये संपूर्ण क्षेत्रफल प्राप्त होगा, और ये संपूर्ण क्षेत्रफल वृत्तीय क्षेत्रफल है, वृत्तीय पृष्ठ है, पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन हम यहाँ क्या लेके चल रहे हैं,
हम यहाँ लेके चल रहे हैं एस अनुप्रस्थ काट, और इसलिए इसका मान एस आएगा। अतः फाई बराबर, फाई क्या बना, ई एस डॉट नहीं है अब, प्लस ई एस, और ई एस और ई एस 2es हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही S1 और S2 पृष्ठ समान हैं, जिनके क्षेत्रफल समान हैं। तो बनेगा अतः है फाई बराबर 2es। इसको मैं समीकरण नंबर 2 कह देता हूं। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखें, दोनों ही समीकरणें फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इसलिए दोनों की वैल्यू समान है। तो मैं दोनों समीकरणों को बराबर कर दूं, समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर करें तो 2es बराबर, समीकरण 2 पहले लिख दी मैंने, ये बाद में लिख देता हूं, सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन 0, और देखें आप एस से एस कट गया, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको मैं यहां लिखूं तो E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, ये तीव्रता आ गई, ये तीव्रता आ गई। इस तीव्रता पर आप विचार करें, इस तीव्रता पर आप विचार करें। ये तीव्रता क्या कह रही है? ये तीव्रता कह रही है कि जो इस समरूप आवेशित अचालक परत के कारण तीव्रता होगी वो एक तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पर निर्भर करेगी, और दूसरा निर्भरता उसकी माध्यम पर होगी कि किस माध्यम में ये पृष्ठ स्थित है। और जनरली हम इसको हवा या निर्वात में लेकर चल रहे हैं, अन्य कोई माध्यम हो तो उस हिसाब से इसकी जो है एप्सिलॉन आ जाएगा। बच्चों, ये स्पष्ट कर रहा है कि अचालक परत के कारण जो तीव्रता होती है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती, कि ये बिंदु पृष्ठ से किस दूरी पर है उस दूरी पर निर्भर नहीं करती। सामान्यतया निकट स्थित बिंदुओं के लिए तो ये सूत्र पूर्णतया सत्य है, लेकिन अगर दूर हो जाए बहुत बिंदु तो फिर ये मान थोड़े बदल जाते हैं। और अगर अनंत परत है तो बिल्कुल अनंत परत के लिए ही हमने किया है, अपरिमित परत के लिए। लेकिन परत अगर अपरिमित नहीं है तो फिर उसके किनारों पर आते आते ये स्थिति थोड़ी सी बदल जाती है, सनिकट रूप से ये सत्य होता है। तो हम निकट स्थित बिंदुओं के लिए ये कहेंगे कि तीव्रता जो है निकट स्थित बिंदुओं पर निर्भर, बिंदुओं की दूरी पर निर्भर नहीं करती। इसे सदिश रूप में आप लिखें तो सदिश रूप इस प्रकार बनेगा, ई सदिश बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तो सदिश है, यहां लगा दिया हमने सदिश का निशान, लेकिन इधर कोई है ही नहीं। अगर इधर होता कुछ तो जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक सदिश होता तो हम क्या कहते हैं कि तीव्रता एक ही दिशा में है, लेकिन अब कोई है ही नहीं, तो वहां पर ये सूत्र स्वयं व्यक्त नहीं कर रहा है। तो तीव्रता की दिशा पर हमने इससे पहले विचार किया था और हमने ये पाया था कि ओपी के अनुदिश है। ओपी मतलब आर, यानी त्रिज्यीय दिशा में है। तो मैं यहाँ आर की दिशा में है, इसको दर्शाने के लिए यहाँ आर कैप लगा देता हूं। तो ये सदिश रूप में हमने लिख दिया। बच्चों, तो आप देखें कि जो तीव्रता है ई, ये आर पर किस तरह से निर्भर करती है? नहीं करती है, तो सरल रेखीय आरेख प्राप्त होगा। और अगर निर्भरता पृष्ठ आवेश घनत्व पर पूछे तो करती है, तो ये तीव्रता समानुपाती है, इसलिए सरल रेखा में प्राप्त होगी। तो बच्चों, आज आपने सीखा कि एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण तीव्रता क्या होती है, उसकी दिशा कौन सी होती है। और इससे पिछले जो वीडियो में हमने सीखा था रैखिक आवेश वितरण के कारण तीव्रता क्या होती है। ये अचालक परत थी। अगर चालक पट्टिका होती, थोड़ी सी मोटी होती, ये परत है। परत का मतलब एकदम थिन पेपर है, कागज जो हमारा होता है लिखने वाला, उससे भी पतली परत है जिसके अंदर आवेश नहीं है, परत पे ही। अब अगर मोटी होगी तो क्या होगा? मोटी होगी तो इधर भी आवेश होगा, इधर भी होगा, तो स्थिति थोड़ी बदलेगी। और वो किस तरह से उसकी तीव्रता ज्ञात करेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप टॉपिक पढ़ते रहें, याद भी करते रहें साथ में। अगर कोई दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे
पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और पसंद आ रहा होगा आपको। अगर पसंद आ रहा है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो आज की इतने ही, और कल की पढ़ाई में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।